आज हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ ये क्लास 12 इसमें सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ बातें होती है, उन बातों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें कुछ बातें आती है जैसे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन में हुआ क्या कि सॉलिड से सॉलिड पार्टिकल सॉलिड को छोड़ करके लिक्विड में जाना शुरू कर देते हैं, तो वह कहलाता है डिसोल्यूशन। इसमें टाइम लगेगा, तो पर यूनिट टाइम जितना पार्टिकल सॉलिड को छोड़ करके सॉल्यूशन में जाना शुरू करेगा वह कहलाएगा रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन इसको हम कहेंगे इट इज द प्रोसेस इन विच solid particles leave the solid and enters in the liquid, that is solvent or solution। जस्ट समझिए बात को कि क्या है। यहाँ लिक्विड कहने का मतलब क्या है कि सपोज दैट हम एक मिश्री के टुकड़े को पानी में रखने जा रहे हैं, तो हम रखने कहाँ जा रहे हैं? पानी में। तो पानी यहाँ पर सॉल्वेंट है, लेकिन जब दूसरी बार हम दूसरे मिश्री के टुकड़े को हम इस पानी में रखने जाएंगे तब हम कहाँ पर रखेंगे? सॉल्वेंट में नहीं, तब हमारा रखाव होगा सॉल्यूशन में। या यूं कहिए कि हम एक चम्मच नमक एक गिलास पानी में रखने जा रहे हैं, प्योर पानी, प्योर वाटर में। तो हम रखने कहाँ जा रहे हैं? अब की इस समय हम सॉल्वेंट में रखने जा रहे हैं। जब दूसरा चम्मच चीनी हम डालेंगे या दूसरा चम्मच नमक हम डालने जाएंगे उसी गिलास में, तब हम कहेंगे कि वो जो हम डालने जा रहे हैं अब की बार वो सॉल्यूशन में डालने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो मिश्री के टुकड़े से जो मिश्री के कण होंगे, पार्टिकल होंगे, वो घुल करके जाएंगे लिक्विड में। तो मिश्री को कुछ देर के बाद देखते हैं कि 10 ग्राम की मिश्री अब 8 ग्राम में कन्वर्ट हो चुकी है। 2 ग्राम कहाँ चली गई? 2 ग्राम वही लिक्विड में चली गई, यानी कि सॉल्यूशन में चली गई। क्लियर हो गया? तो इसको कहते हैं डिसोल्यूशन। समझ गए बात को? अब बात है क्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, डिसोल्यूशन का ठीक उल्टा क्रिस्टलाइजेशन होता है, लेकिन सवाल है कि पहले ही क्रिस्टल था, तो हमारा टर्म क्या होना चाहिए? रिक्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन। सपोज कीजिए कि ये जेब है, ठीक है, जेब में स्पेस है, ये मोबाइल है, हम इस मोबाइल को इसमें डाल रहे हैं। पूरा का पूरा तो नहीं आया, अभी भी कुछ हिस्सा दिख रहा है, देखिए कुछ हिस्सा दिख रहा है। तो कहेंगे क्या कि मोबाइल इस पॉकेट में सॉल्युबल नहीं है। दूसरी बार ये पेन है, हम इस पेन को इस जेब में रखने जा रहे हैं, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब क्या हम कहेंगे कि पेन पॉकेट में सॉल्युबल है,
ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि इंटर पार्टिकल स्पेस में यदि इंटर पार्टिकल स्पेस में यदि सॉल्यूट समा जाए तो कहा जाएगा कि वो सॉल्युबल है, और यदि नहीं समा पाता है तो कहा जाएगा कि वो इनसॉल्युबल। ठीक है। तो इंटर पार्टिकल सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के इंटर पार्टिकल स्पेस में यदि सॉल्यूट सेट हो जाए तो कहा जाएगा कि वो सॉल्युबल है। लेकिन सारे के सारे इंटर पार्टिकल स्पेस में सॉल्वेंट के सारे इंटर पार्टिकल स्पेस में सॉल्यूट के पार्टिकल समा जाए और फिर अभी और सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? कहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो क्या कहा जाएगा कि वो उसमें सॉल्युबल नहीं है। फिर से एग्जांपल हम देते हैं मिश्री का। तो मिश्री के पार्टिकल्स जैसे जैसे मिश्री को छोड़ करके वाटर में आ रहे हैं, उसके पार्टिकल, मिश्री के पार्टिकल वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं, पूरा का पूरा समा गया तो कहेंगे कि अब कोई स्पेस नहीं बचा, अब कहलाएगा कि यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब समझिए बात को। अभी भी यदि डिसोल्यूशन होता रहेगा, ये तो पॉसिबल है नहीं कि अभी भी फिर डिसोल्यूशन हो, तब क्या करेंगे? हम हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा कि बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो स्पेस बढ़ेगा, फिर उसमें मिश्री के जो पार्टिकल्स हैं वो समाना शुरू करेंगे। लेकिन जो ही टेम्परेचर डाउन होगा, कम होगा, फिर जो समाये हुए पार्टिकल्स हैं वो इसको छोड़ करके फिर उठना से निकलना शुरू करेंगे और वो नीचे में बैठना शुरू करेंगे। ठीक है। वो जो नीचे में बैठता है, अब वो जो बैठा हुआ नीचे में जो हुआ सब्सटेंस प्राप्त हुआ वो कहलाएगा क्या चीज? प्रेसिपिटेट, और यह फिनोमेनन कहलाएंगे प्रेसिपिटेशन। क्लियर हो गई बात? या ये जो सॉल्यूशन से जो पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वे उठ करके फिर से सॉलिड पर आकर के डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे तो वह कहलाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हो गया? तो उन्हीं चीजों को हम लोग देखते हैं। तो यहां पर एक चीज और आ रही है बात कि डिसोल्यूशन का रेट जो होगा वह किस चीज पर निर्भर करेगा? वह निर्भर करेगा लिक्विड और सॉलिड के सरफेस एरिया पर। यह सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा लिक्विड के, उतना ही ज्यादा वो घुलेगा। ठीक है। और जितना कम कांटेक्ट में रहेगा उतना ही कम वो घुलेगा। क्लियर हो गई बात है? Rate of dissolution is directly proportional to the surface area of liquid and crystal.
मैथमेटिकली RD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E और RD इज इक्वल टू KD into E. Where KD is proportionality constant and it is known as dissolution constant. Thus, RD is equal to KD by A. This is number 1. If A is equal to 1, then RD is equal to KD. It means dissolution constant is the rate of dissolution when liquid crystal surface area is taken as unity. ठीक है, बात समझ में आई कि जितना कांटेक्ट में रहेगा। अब देखिए, नमक को पानी में डालिए आसानी से घुल जाता है, चीनी को पानी में डालिए नहीं घुलता है। क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि उसका जो लिक्विड क्रिस्टल एरिया है वह पूरी के पूरे सॉल्वेंट के कांटेक्ट में नहीं आता है। तब हम स्टीरिंग करते हैं। जब हम स्टीरिंग करते हैं तो लिक्विड का जो क्रिस्टल लिक्विड और क्रिस्टल एरिया दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो डिसोल्यूशन बढ़ता है। डिसोल्यूशन बढ़ता है तो चीनी के पार्टिकल लिक्विड के इंटरमोलिकुलर स्पेस में समाते चले जाते हैं। यही बात है। तो वही मैंने लिखा कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड क्रिस्टल एरिया के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो हमने दिया केडी। यह केडी क्या है? डिसोल्यूशन कांस्टेंट। तो डिसोल्यूशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? RD बाई ए हो जाएगा। यदि ए को हम यूनिटी लेते हैं, एकांक लेते हैं, यदि ए का वैल्यू 1 हो जाए तो KD बराबर RD हो जाएगा। यानी कि एकांक यदि एरिया यूनिट एरिया हम ले ले तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन कांस्टेंट बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन। प्रेसिपिटेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन पर प्रेसिपिटेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन।
the solution and deposits on the solid crystal. Rate of recrystallization or precipitation. And also directly proportional to the concentration of the solution.
समझिए बात को, प्रेसिपिटेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन। तो प्रेसिपिटेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन कहिएगा कि इट इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स लीव द सॉल्यूशन। अब सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ आया है एंड डिपोजिट जमा होता है कहाँ, ऑन दी सॉलिड क्रिस्टल। डिजोल्यूशन और रिक्रिस्टलाइजेशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हुआ। डिजोल्यूशन में सॉलिड से सॉलिड पार्टिकल छोड़ के सॉल्यूशन में जाते हैं, जबकि रिक्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन में सॉल्यूशन से सॉलिड पार्टिकल्स निकल करके फिर कहाँ आते हैं, सॉलिड के ऊपर, सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फिनोमेनन हुए। तो रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन या रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन जो हुआ वो किन चीजों पर निर्भर करेगा, लिक्विड सॉलिड यानी कि लिक्विड और क्रिस्टल के कंटेक्ट सरफेस एरिया पर, और दूसरा निर्भर करेगा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। यदि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। यदि एरिया बड़ा है सॉलिड क्रिस्टल का तो ज्यादा डिपोजिशन होगा, एंड सो ऑन। मतलब कि कंसंट्रेशन यदि कम है तो क्रिस्टलाइजेशन का रेट कम होगा, सरफेस एरिया कम है तो कम क्रिस्टलाइजेशन होगा। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को जब कंबाइन करते हैं तो ये इक्वेशन 3 पाते हैं। RC इक्वल टू KC इंटू C इंटू A। यहाँ KC क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको कहेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन कांस्टेंट या प्रेसिपिटेशन कांस्टेंट। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो KC इज इक्वल टू RC बाई A इंटू C हो गया। यदि A और C दोनों को हम एक मान लें तो RC KC के बराबर हो जाएगा। वही मैंने लिखा कि recrystallization constant or precipitation constant is the rate of recrystallization or precipitation when liquid crystal surface area is taken as unity as well as concentration of the solution is also taken as unity। क्लियर हो गई बात है? अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये डिजोल्यूशन का रेट और रिक्रिस्टलाइजेशन का रेट दोनों बराबर होते हैं। समझे बात को? तो उन चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे। Types of solution on the basis of dissolution। लेकिन इस चीज को पढ़ने से पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ना जरूरी है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हम लोग पहले पढ़ लें, या उसको पहले इसको हम लिख देते हैं कितने तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड थर्ड हुआ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
डायनामिक इक्विलिब्रियम। सॉल्यूशन को कहा जाएगा कि वह डायनामिक इक्विलिब्रियम में है कब? जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन दोनों बराबर हो जाए। रेट ऑफ डिसोल्यूशन RD and rate of recrystallization और precipitation become equal to each other, then solution is said to be in dynamic equilibrium. Mathematically, RD is equal to RC. बड़ा अच्छा ये आगे आपके सामने में कहता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन जब ये दोनों बराबर हो जाए तब कहा जाएगा कि सॉल्यूशन किसमें है, किस स्टेट में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो RD इज इक्वल टू RC। डायनामिक इक्विलिब्रियम अभी हम बताया है KD इंटू ए होता है, और RC का अभी हमने बताया है CA इंटू KC होता है। A से A हट गया तो KD इज इक्वल टू CKC, तो C इज इक्वल टू KD बाई KC, और ये कांस्टेंट हो गया। तो ध्यान देने वाली ये बात है कि डिसोल्यूशन में उतना ही अमाउंट जाए जितना रिक्रिस्टलाइजेशन में फिर आए, तो कहा जाएगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। चूंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का सॉल्यूशन से क्रिस्टल पर और क्रिस्टल से सॉल्यूशन में आना जाना लगातार लगा हुआ है, इसलिए ये हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और तब ये सॉल्यूशन कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर होगी बात?
solution in which no more solute can be dissolved. ये भी कर सकते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट नहीं घुल पा रहा हो तो वह कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बारी आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। It is the solution in which more solute can be dissolved. और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब देख लीजिए। It is the solution which is saturated at room temperature but when temperature is raised then it becomes unsaturated and as soon as temperature is lowered to the room temperature then dissolved amount then extra dissolved amount of solute can be separated as precipitate. बात समझ आ गई? रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड स्टेट में है। जो ही हम टेम्परेचर को बढ़ावेंगे बॉन्ड टूटेगा, स्पेस बढ़ेगा और अधिक सॉल्यूट अंदर में आने शुरू हो गया। जो ही टेम्परेचर कम होगा ये बॉन्ड फिर से बनना शुरू होगा। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है उसके जो बॉन्ड होते हैं पार्टिकल के बॉन्ड होते हैं फिर बनेंगे और बनेंगे तो जो स्पेस है इंटर पार्टिकल स्पेस वो कम होगा। जो ही कम होगा तो अंदर में जो उसमें समाये हुए है सॉलिड वो निकल करके बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो बाहर आना शुरू होगा तो वो तैयार नीचे जाएगा और नहीं तो सॉलिड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। वो ये तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाया? ऐसा सॉल्यूशन कहलाया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गई बात? ठीक है।